तो ब्लैक क्लोवर स्पेड रेड आर्क के पिछले एपिसोड में नेक्स्ट ट्विन डेविल को अपने साथ ले गया था और उनको प्रिजन रिल्म में कैद करने वाला था। और ये जो डेविल हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट को मारने वाले थे, पर तभी हमें नेक्स्ट की बैक स्टोरी के बारे में पता लगता है और हमें पता लगता है कि नेक्स्ट का एक ट्विन ब्रदर भी था और उसी बीच हमें यामी भी देखने के लिए मिला था। और आज हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि होने वाला है 386। हाँ गाइज, यही चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम होने वाला है अ नाइट विद नो मॉर्निंग। और तभी हमें नेक्स्ट के फ्लैशबैक का भी फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है। हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जब वो एक किड था और वो बताता है कि मुझे जितना याद है कि मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, मैंने बैड चीज़ें ही की हैं। पर वहीं दूसरी तरफ मेरा जो ब्रदर है वो पोलर ऑपोजिट था, वो दूसरों के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर सकता था और वो अपने मैजिक एट्रीब्यूट की तरह था। और हमें पता लगता है कि जो मॉर्गन का मैजिक एट्रीब्यूट है वो है लाइट मैजिक और जो नेक्स्ट है वो शैडो मैजिक का यूज़ करता है। तो तुम समझ जाओ, एक डार्क मैजिक और दूसरा लाइट मैजिक, पोलर ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। और इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट बोलता है कि हम दोनों दिखने में तो सेम थे पर फिर भी हम पोलर ऑपोजिट थे और कोई नहीं बता सकता था कि हम सेम स्पीशीज के बंदे हैं। इसके अलावा हमें ये पता लगता है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो नेक्स्ट है वो अपने ब्रदर मॉर्गन को हेट नहीं करता था। अगर कोई और एनिमे होती या फिर कोई और बंदा होता तो ऑफ कोर्स वो अपने ब्रदर को हेट करने लग पड़ता। और इसका एक एग्जांपल है लैंग्रेस, फिनरल का ब्रदर। और इसी बीच ये जो यंग नेक्स्ट है वो हमें बताता है कि जब उसे अपनी ग्रिमवार मिली तो उसी टाइम पे उसे एक फॉरेनर पर्सन के बारे में पता लगा जो कि क्लोवर किंगडम में था, जो कि एक काफ़ी यूनिक मैजिक एट्रीब्यूट का यूज़ करता था। और ये जो नेक्स्ट है वो उससे मिलना चाहता था और जब ये इससे मिलने के लिए गया तो हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं, ये यंग यामी था। और इन दोनों का जो मैजिक था वो लगभग सेम था और इनकी जो वाइब थी वो भी मैच हो गई थी। और इसी बीच नेक्स्ट और यामी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसी बीच ये दोनों डिलिंक्वेंट की तरह क्लोवर किंगडम में यहाँ वहाँ घूमते हैं, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ छोटे मोटे कांड भी करते हैं। और जो मैजिक नाइट हैं वो इनके पीछे पड़े होते हैं, ये बस वही जो किड्स वाली चीज़ें हैं वही करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है और वो बोलता है वियर्डली हाफ साल बाद एक कोइंसिडेंस के कारण जो मॉर्गन और जो यामी है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मैजिक नाइट को ज्वाइन करेंगे। और दोनों ही जो जूलियस की टीम थी ग्रे डेयर उसको ही ज्वाइन करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट को नहीं लगा था कि इन दोनों की इतनी ज़्यादा बन जाएगी, पर इन दी एंड जो यामी और जो मॉर्गन थे दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और दोनों ही एक साथ हर एक मिशन पे जाते हैं। और जो नेक्स्ट है वो दोबारा से अकेले हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट बोलता है कि जो मॉर्गन है वो मुझे बोलता है कि यामी और जो तुम हो तुम दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है, तुम्हारा मैजिक सेम नहीं है पर इसके अलावा भी तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो। पर ये जो चीज़ थी वो नेक्स्ट को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। पर इसके बाद जो मॉर्गन है वो नेक्स्ट को बोलता है कि तुम्हें भी मैजिक नाइट ज्वाइन करनी चाहिए और तुम्हारे पास एक अच्छा टैलेंट है, तुम्हें इसका यूज़ करके लोगों की मदद करनी चाहिए। पर जो नेक्स्ट है उसका कोई भी प्लान नहीं था मैजिक नाइट को ज्वाइन करने का, वो अपनी लाइफ को बस इंजॉय करना चाहता था। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब नेक्स्ट 18 ईयर का हो जाता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बुलाते हैं और नेक्स्ट को लगता है कि वो उसको डांटने के लिए बुला रहे हैं। तो वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और ये अपने पेरेंट्स को ये भी बोलता है कि मुझे विल में कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मॉर्गन को दे दो। पर ये जो पेरेंट्स हैं इनका प्लान कुछ और ही था। ये नेक्स्ट को बोलते हैं कि तुम हमारी जो फैमिली का नेम है क्या नाम है यार, पर नेक्स्ट के जो फादर और मदर थे वो उसको बोलते हैं कि तुम हमारी फैमिली का जो नेम है फाउथ्स उसको इनहेरिट करोगे। और तभी ये जो हैं वो एक फॉरबिडन स्पेल का यूज़ करते हैं जिसका कि नाम है इनविटेशन फ्रॉम द डार्क गार्डन। और फन फैक्ट, ये सेम स्पेल है जो कि नेक्स्ट ने यूज़ किया था जब आस्था और लीबे का डेविल बाउंडिंग रिचुअल हुआ था। और तभी हमें मॉर्गन और नेक्स्ट की ये जो फैमिली है उसके ट्रू नेचर के बारे में पता लगता है। हमें बताया जाता है कि ये जो फैमिली है वो सालों और जनरेशन से इन डेविल्स के ऊपर रिसर्च कर रही है और इन फैमिली का पूरा गोल ही है डेविल के ऊपर रिसर्च करना और ये सारे फॉरबिडन मैजिक का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट अपने पेरेंट्स की ये सारी बातें सुनता है और इस अजीब से रूम को देखता है तो उसके अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। उसकी जो हार्ट बीट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और
उसके अंदर जो मैलिस था वो चरम सीमा पे पहुंच जाता है और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपनी पेरेंट्स की बात मानेगा और डेविल के ऊपर रिसर्च करेगा। और इसी बीच ये नेक्स्ट बोलता भी है कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, जो अपनी फैमिली है उसको इनहेरिट करूँगा, और मॉर्गन बस एक ब्लैक शीप है हमारी फैमिली की। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यामी और जो मॉर्गन है वो मैजिक नाइट में एक डायनामिक डुओ बन गए थे, और दूसरी तरफ ये जो नेक्स्ट है उसने डेविल्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी थी और पूरा टाइम ये डेविल के ऊपर रिसर्च करता रहता था। और इसी दौरान जो नेक्स्ट है वो बहुत जल्दी 4 डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उनकी जो पावर है उनको भी मास्टर कर लेता है। और इसी बीच इसके जो पेरेंट्स हैं उसकी तारीफ करते हैं और नेक्स्ट को बोलते हैं कि तुम जीनियस हो। सो 4 डेविल्स को मास्टर करने के बाद नेक्स्ट के जो पेरेंट्स हैं वो इसको एक मिस्टीरियस ब्रेसलेट देते हैं और उसको बोलते हैं कि हो सकता है कि तुम इस डेविल को भी अपने कंट्रोल में ले लो। और इसके बाद हमें ब्लैक क्लोवर का एक लोअर ड्रॉप होता है और हमें बताया जाता है कि अंडरवर्ल्ड के 3 रूलर हैं। एक रूलर है ग्रेविटी यूजर लूसीफेरो, सेकंड है स्पेस मैजिक यूजर बेल्जेबब, और जो थर्ड रूलर है वो हमें बताया जाता है कि वो है टाइम मैजिक यूजर। पर अभी तक तो हमें यही पता है कि थर्ड रूलर मैगिकुला है जो कि कर्स मैजिक का यूज करती है। तो ये टाइम मैजिक यूजर डेविल कौन है? तो ये जो 3 अंडरवर्ल्ड के रूलर हैं इनके बारे में आगे बात करेंगे। पर इसके बाद नेक्स्ट का जो फादर है उसको ये ब्रेसलेट देता है और बोलता है कि इससे तुम जो इन रूलर के नीचे जो सुप्रीम डेविल होते हैं उनमें से एक को समन कर सकते हो, जिसका की नाम है लूसीफोगियस, और अगर तुम इसको समन करोगे तो तुम इसको कंट्रोल में ले लोगे। तो ये सुनने के बाद नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है सुप्रीम डेविल सुनने के बाद, पर उसके अंदर वो फीलिंग है कि मैं शायद इसे कंट्रोल कर लूँगा। पर तभी वहाँ पे मॉर्गन आ जाता है जो कि यहाँ पे स्पाई बन के आया हुआ था और उसको यहाँ पे भेजा गया था क्योंकि इसकी जो फैमिली है वो फॉरबिडन मैजिक का यूज़ कर रही थी और उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी। तो मॉर्गन यहाँ पर एज अ मैजिक नाइट आया था अपनी फैमिली को पकड़ने के लिए। और तभी जो मॉर्गन है वो अपनी मॉम और फादर को बोलता है कि इस कंट्री में ये मैजिक फॉरबिडन है और मुझे एज अ मैजिक नाइट तुम सभी को रोकना पड़ेगा। और इसी बीच ये नेक्स्ट को भी बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, पर जो नेक्स्ट है वो बोलता है कि डेंजरस है इसीलिए तो इसमें मज़ा है। तो नेक्स्ट को इन सारी चीज़ों में मज़ा आ रहा था और वो बोलता है कि इसके बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और ये सुप्रीम डेविल सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा रश हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बोलने के साथ ही जो नेक्स्ट है वो इस डेविल को समन करने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी जो लिमिट्स हैं उनको सरपास करूँगा। और इससे पहले तुमने नेक्स्ट के कैरेक्टर में एक चीज़ नोटिस की होगी कि नेक्स्ट इस फ्रेज को हेट करता है, आई विल सरपास माई लिमिट्स। और ये इस फ्रेज को इतना ज़्यादा हेट क्यों करता है इसके बारे में तुम्हें आगे पता लग जाएगा। सो आई विल सरपास माई लिमिट बोलने के साथ ही जो नेक्स्ट है वो इस लूसीफोगियस डेविल को समन करता है और इसे देखने के बाद, इसकी प्रेजेंस फील करने के बाद नेक्स्ट की बुरी तरह से फट जाती है। और समन करने के साथ ही ये जो डेविल है वो नेक्स्ट की फैमिली, जो उसके पेरेंट्स हैं और इसके अलावा और जितने भी छोटे मोटे बंदे थे उनको वहीं पर जलाकर ख़त्म कर देता है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद नेक्स्ट बुरी तरह से डर जाता है और वो बोलता है व्हाट ऑन अर्थ इज़ दैट, और ऐसी पावर उसने पहली बार महसूस की थी। और वो बोलता भी है कि इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। पर तभी जो मॉर्गन है वो नेक्स्ट के पीछे से आ जाता है और उसका जो ब्रेसलेट है उसको पकड़कर उसे तोड़ने लगता है। पर तभी नेक्स्ट मॉर्गन को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर इस रिचुअल के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है और रिचुअल को ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मॉर्गन को पहले ही पता थी, पर फिर भी वो नेक्स्ट के हाथ से जो ब्रेसलेट था उसे तोड़ देता है और इसी के साथ जो मॉर्गन है उसकी भी डेथ हो जाती है। उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था अपने ब्रदर और इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। सो मॉर्गन के लास्ट मोमेंट से पहले हमें दिखाया जाता है कि वो नेक्स्ट को बोलता है कि शायद ये मेरी पनिशमेंट है, क्योंकि मुझे शुरुआत से पता था कि मेरी जो फैमिली है वो फॉरबिडन मैजिक और फॉरबिडन चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कि मैंने ये चीज़ें पहले ही मैजिक नाइट को नहीं बताई, तो ये मेरी पनिशमेंट है। इस रीज़न की वजह से
मैं इस पोजीशन में हूँ। पर जो नेक्स्ट है वो मॉर्गन को इडियट बोलता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है क्योंकि जो नेक्स्ट है वो मॉर्गन को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। पर तभी जो मॉर्गन है वो नेक्स्ट को बोलता है कि मेरा ड्रीम था कि हम दोनों एक साथ इस किंगडम को प्रोटेक्ट करें एज अ नाइट ऑफ शैडो एंड लाइट। सो इन्हीं अपने लास्ट वर्ल्ड के साथ मॉर्गन की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें एक छोटा सा मोनोलॉग देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट का, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है और अपनी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और वो गॉड से बेग करता है कि मेरे ब्रदर को बचा लो, उसने कुछ भी रोंग नहीं किया है। पर इसी बीच उसे रियलाइज़ होता है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले जो कुछ करना था वो मैंने कर लिया और अब मैं गॉड से मदद मांग रहा हूँ, मैं ही इडियट हूँ। और तभी जो नेक्स्ट है वो एक ओथ लेता है कि जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और इसीलिए उसने अपनी ब्रदर की जगह ले ली थी और उसने डिसाइड किया था कि वो किसी भी गुड पीपल को हर्ट नहीं होने देगा। और इसके बाद हम फाइनली इस बैटल के ऊपर वापस आ जाते हैं और जो नेक्स्ट है वो बोलता है कि मुझे ये वाली लाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर फिर भी वो बोलता है Hey, I've seen this one. This is a classic. Here and now I will surpass my limits. So finally नेक्स्ट भी अपनी लिमिट्स को सरपास करने वाला है। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा क्या ये इन ट्विन डेविल को डिफीट कर पाएगा या फिर कोई इसकी मदद करने के लिए आएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।